अभी इनके मुंह में कालिक पोतकर गधे पर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाया जाए। दीपक अपने खेत में काम कर रहा था। माथे से पसीना टपक रहा था। तभी पास से भारी आवाज आई। दीपक, ओ दीपक, हाँ कहिए सरकार, कुछ काम था क्या? कब तक यूं मिट्टी में हाथ पांव रगड़ते रहोगे? अरे कुछ और काम क्यों नहीं करते? सरकार, मैं मेहनत कश आदमी हूँ। खेत जोतना मेरा धर्म है, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। यही मेरे घर का सहारा है। लेकिन सुनो, ये जमीन जिस पर तुम हल चला रहे हो, अब वो तुम्हारी नहीं है। ये अब राजा देवराज की है। पूरे राज्य की जमीन अब महल की है, समझे? सरकार, ये जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। इस मिट्टी में मेरी माँ का आशीर्वाद है और बापू का खून पसीना बहा है। इसे मैं कैसे छोड़ दूं? ज्यादा जुबान मत चलाओ। मेरा एक इशारा और राजा साहब तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। मैं राजा देवराज को जानता हूँ। वो न्यायप्रिय हैं और प्रजा से प्यार करते हैं। वो कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे। समझा दो अपने आप को, वरना पछताना पड़ेगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इतना कहकर महामंत्री वहां से गुस्से में चलता बना। दीपक जमीन की ओर देखता है और अपने आप से कहता है, मैं इस मिट्टी को नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ जमीन नहीं, मेरी पहचान है। उसी रात मंत्री ने उसके भाई सोहन को अकेले में बुलाता है। सोहन, अपने भाई का असली रंग अब तुमने भी देख ही लिया होगा। बस जरा सी खेती क्या कर ली, खुद को राजा समझने लगा है। अरे यही तो होता है जब किसी को मेहनत का घमंड हो जाता है। वह भूल गया है कि समझदार लोग तो दूसरों की मेहनत से ही अपना काम निकाल लेते हैं, बैल बनकर मेहनत नहीं करते हैं। महाराज, पहले तो मुझे एक बात कहनी है, बड़ी ही जरूरी बात है। हाँ महामंत्री, बोलो क्या शिकायत है? महाराज, हमारे राज्य का एक दुखियारा प्रजा है, नाम है सोहन। इसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हुआ सोहन के साथ? महाराज, वह सोहन की पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उसके भाई दीपक ने जबरन उस जमीन पर कब्जा कर लिया। असल में उस जमीन की असली हक तो हमारे राजमहल का है। जब सोहन ने उसे समझाने की कोशिश की तो उल्टा उसने सोहन को और मुझे भी बेइज्जत कर दिया। देखो महामंत्री, हमारे पास पहले से ही काफी जमीन है। एक गरीब की पुश्तैनी जमीन छीनने से हमारी शान में कोई इजाफा नहीं होगा। ऐसा करो, वो जमीन दोनों भाइयों में बराबर बांट दो, यही ठीक रहेगा। लेकिन महाराज, वो खेती किसानी नहीं कर सकता। जमीन मेरे काम की है। मेहनत मैं करता हूं तो हक भी मेरा बनता है। वो खाली हाथ बैठा क्या करेगा उस जमीन का? तो तुम्हारा मतलब है कि उसको तुम्हारे बीच बांट दिया जाए? नहीं नहीं महाराज, मेरा मतलब वो नहीं था। बस आपसे निवेदन है कि पूरी जमीन मुझे दे दी जाए। अच्छा, तो ठीक है, अभी फैसला नहीं होगा, पहले सोच विचार करूंगा। और महामंत्री, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करो, मुझे सच जानना है। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहें। अरे ओ दीपक बेटा, देख तो कैसे तेरा चेहरा तप रहा है। चल पहले कुछ ठंडा पी ले। अरे माँ, ठंडा पानी क्या होगा? जिंदगी ही आग जैसी लगने लगी है। जरा सी जमीन पे मेहनत क्या कर दो और लोग तो जैसे जलने लगते हैं। अरे भला लोग तुझसे क्यों जलें बेटा, तू तो मेहनत की रोटी खाता है। माँ, जलने वालों की तो जैसे कतार लगी है। आज खेत में काम कर रहा था, तभी महामंत्री आ धमके। बोले कि जमीन छोड़ दो वरना तेरे खिलाफ सख्त कदम उठेगा। हाय राम, पर बेटा तू डर मत। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। तू तो अपने काम से काम रख, भगवान सब देख रहा है। पर माँ, एक बात दिल में चुभ रही है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। मुझे लग रहा है भैया भी कहीं मंत्री जी के साथ मिले तो नहीं है, वरना उनको मेरी जमीन से इतना दिक्कत क्यों? बेटा, शक से दिल भारी हो जाता है। तू सच्चा है, मेहनती है, भगवान सबका हिसाब रखता है। तू बस अपने कर्म पे अडिग रह। हाँ माँ, तेरी बातों में ही सुकून है, मैं वही करूंगा। फिर दीपक आराम करने चल जाता है। तभी उसके दोनों भाई सोहन और विक्रम घर आते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? खुद कोई काम नहीं करते और जो बेटा पसीना बहाकर 2 रोटी कमाता है उसके रास्ते में कांटे बिछाते हो। अरे माँ, ज्यादा ज्ञान मत दो। मुझे सब मालूम है किसे तुम कितना प्यार करती हो। मेरे लिए तुम तीनों एक जैसे हो बेटा, लेकिन जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, वो अब बर्दाश्त के बाहर हैं। जो करना था वो तो कर दिया हमने। अब क्या कर डाला रे तूने? राज दरबार में जाकर राजा साहब से दीपक की शिकायत कर दी।
अब देखो क्या होता है। अपने ही खून के खिलाफ। हाय राम, क्या ऐसे भी भाई होते हैं इस धरती पर कि एक भाई दूसरे की पीठ में छुरा घोंप दे। सुन लो माँ, अब हमसे ज्यादा बहस मत करो। महामंत्री हमारे अपने दोस्त हैं, चाहे तो पूरा खेत अभी खाली करवा लें। भूल गए हो क्या, ऊपर वाला भी बैठा है और मैं भी अभी जिंदा हूँ। तुम्हारे पास क्या है माँ? तुम्हारे बस की कुछ नहीं। बस इतना जान लो बेटा, अगर तुम लोग ऐसे ही अंधे रास्ते पर चलते रहे तो पछताने का वक्त दूर नहीं। सच चाहे कितना भी दबा दो, लेकिन एक दिन वो सूरज की तरह निकलता है। कौन जीतेगा, वक्त बताएगा। महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हो आज। सब ठीक ठाक तो है ना? समझ नहीं आ रहा रानी साहिब, कौन सही है और कौन गलत, सब गड़बड़ लग रहा है आजकल। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आपको इतना बेचैन कर रही है? दीपक का भाई सोहन, वो महामंत्री के संग आकर दीपक के खिलाफ बोल गया। तो आपने क्या फैसला सुनाया? अब तक तो कुछ नहीं बोला, मन उलझा पड़ा है, समझ नहीं आता किसका साथ दूं। देखिए महाराज, मैं सब बात तो नहीं जानती, लेकिन एक बात कहूंगी। फैसला करने से पहले अच्छे से सोच विचार करिए। हर पहलू पर गौर करना जरूरी है। आप सही कह रही हो। दीपक बरसों से उस जमीन को अपना मानकर जोतता रहा है। सुख दुख में उसने खेत नहीं छोड़ा। और सोहन, क्या उसने कभी हल भी उठाया उस जमीन के लिए? बस नाम पर हक चाहता है। कहता है कि भाई होने के नाते उसका भी हिस्सा बनता है। चलिए सोइए महाराज, अब बहुत रात हो गई है। हे भगवान, मेरे जैसे हालत इस दुनिया में किसी और की ना हो। 2 बड़े बेटे एक छोटे भाई के पीछे पड़े हैं। क्यों बुढ़िया, तुम मुझसे चुपके चुपके मिलने क्यों आई है? सब ठीक तो है ना? महारानी जी, आप ही मेरी बात समझ सकती हैं, क्योंकि आप भी एक औरत हैं। मेरा छोटा बेटा मुसीबत में है। कौन? दीपक? क्या हुआ उसे? दीपक सीधा साधा लड़का है, मगर मेरा बड़ा बेटा सोहन और उसके साथ विक्रम, दोनों की नीयत खराब हो गई है। मंत्री से मेलजोल बढ़ा रहे हैं और मेरे भोले दीपक को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। ये तो बड़ी बात है। तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। साच को आँच क्या। बस यही आस लेकर आई थी महारानी कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। कुछ देर बाद राजा देवराज आते हैं और बोलते हैं, हाँ, तो मैंने एक योजना बनाई है। महाराज, पहले मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या हुआ, बोलिए ना। रानी साहिब उस दीपक की माँ की सारी बातें बता देती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन महाराज तीनों भाइयों को राजमहल बुलाते हैं। सुनो, तुम लोगों के लिए एक अवसर दिया गया है। लेकिन कैसा अवसर महाराज? तुम तीनों को एक एक रात राजमहल के खजाने का पहरा देना है। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? अगर अच्छा काम करोगे तो हमेशा के लिए राजमहल का सदस्य बन जाओगे। लेकिन महाराज, हम दोनों भाई एक ही साथ पहरा देंगे। ठीक है, कल से समय से आ जाना। उसी दिन मंत्री और दोनों भाई के बीच बात होती है। दोनों कान खोलकर सुनो, मैं सारे सैनिकों को किसी और काम में फंसा दूंगा और तुम लोग कुछ खजाने को लेकर भाग जाना। हाँ मंत्री जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन चोरी के माल का आधा हिस्सा मेरा होगा। हाँ, कोई बात नहीं मंत्री जी, आप बस अपना काम कीजिए बस। पहली रात दीपक खजाने की पहरा देता है, फिर दूसरी रात दोनों भाई मिलकर पहरा देते हैं। मौका पाते ही दोनों अपने झोले में कुछ खजाने से चोरी करके भाग जाते हैं। मंत्री जी कहाँ हो? मंत्री जी, जी महाराज, क्या हुआ? मैं अभी अभी खजाने की ओर से आ रहा हूँ, उसमें से कुछ गायब है और दोनों भाई भी नहीं दिख रहे हैं। अरे महाराज, ये कैसे हो गया? तभी राजा के सैनिक दोनों को पकड़ करके ले आते हैं। महाराज, ये दोनों चोर
खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से पकड़े गए। अभी इनके मुंह में कालिक पोतकर गधे पर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाया जाए। महाराज, हमें क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। लेकिन महाराज, हमें कुछ कहना है। इसमें हम दोनों अकेले नहीं हैं। क्या 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 बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। हमारे पूरे काम में मंत्री जी का भी पूरा हाथ था और चोरी का आधा हिस्सा इनका ही है। क्या मंत्री भी शामिल है इसमें? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इस पे भरोसा मत करिए। चुप चुप। मंत्री जी, तुम भी मिले हो, यह बहुत शर्म की बात है। धिक्कार है तुम पे। अब सुनो, तुम तीनों को 1 साल तक दीपक के खेतों में काम करना है और जो भी फसल हो वह सारी दीपक को देना है और वह खेत भी दीपक की ही रहेगी।